साहित्य का जो सीरियसनेस था, जो समाज के प्रति जो कमिटमेंट था, उसको कम होते देखा हम लोगों ने साहित्य में। कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर गले लगोगे तपाक से, ये अजीब मिजाज का शहर है, थोड़ा फासले से मिला करो। तो हमने अपनी कहानी में दिखाया है, हमने लिखा भी है कि किसी विचारधारा से नहीं जुड़ना भी एक विचारधारा है। किताब पढ़नी चाहिए। और साहित्य में तो कहते हैं कि जो साहित्य नहीं जानता वो पशु के बराबर है। साहित्यकार, कवि, लेखक, इनके बीच का फर्क क्या है? शायर, इन सभी के बीच का फर्क क्या है? हम कहानी के माध्यम से कह देंगे, कुछ लोग लेख लिख के कह देंगे, कुछ वही बात कविताओं के माध्यम से कह देंगे। आजकल कैप्सूल का जमाना है, शॉर्टकट लोग चाहते हैं। एक बात अगर मन थोड़ा सा बिठा के आप पढ़ने लगेंगे तो आपको अच्छी लगने लगेगी चीजें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर दीक्षित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बातचीत के इस नए एपिसोड में। बातचीत के इस नए एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनका व्यक्तित्व संसद भवन से लेकर हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही जाना माना है। एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आज हम जानकारी हासिल करेंगे हिंदी साहित्य जगत से जुड़े रहकर किस तरह उन्होंने अपने कामों को प्रभावशाली रूप से अंजाम दिया, किस तरह संसद भवन में उनकी कार्यशैली उनके व्यक्तित्व पर नया प्रभाव डालती है, किस तरह हिंदी साहित्य जगत में इतना विशाल व्यक्तित्व होने के बावजूद भी वो धरातल से इस तरह जुड़े रहना पसंद करते हैं। मैं आज आप सभी के बीच स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अनुज कुमार का। हेलो सर। नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। आज आपसे मेरा पहला सवाल ये है अनुज कुमार जी, जो कि मेरा निजी सवाल भी है, कि हिंदी साहित्य जगत के अंदर ऐसा क्या बदला, लेखन के अंदर इस तरह का क्या बदलाव आया कि जो पिछले वक्त में लेखन था वो आज देखा जाता है कि कुछ बदलाव एक नए समय के साथ आया है। तो वैसा आप क्या बदलाव देखता है? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव होते भी रहना चाहिए। लेकिन जैसे केवल साहित्य में ही नहीं, पूरे समाज में बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि 20वीं सदी का अगर सबसे बड़ा कोई इन्वेंशन है तो इंटरनेट का आना है। इंटरनेट ने ऐसा बदलाव समाज में लाया कि आप साहित्य, समाज, यूथ, ओल्ड एज, कोई भी देख लीजिए, हर आदमी उससे प्रभावित है। जहां तक साहित्य का सवाल है, साहित्य में जब लेखकों ने इंटरनेट का उपयोग सीख लिया, उसके बाद ही बदलाव बहुत तरह से लिखा साहित्य में। आप पर्टिकुलरली पूछ रहे हैं कि साहित्य में क्या बदलाव देखा हमने, जो पहले के लेखन था और आज का लेखन है उसमें। 2005 में जब मेरी पहली कहानी छपी, कैरियर, गर्लफ्रेंड और विद्रोह नाम से, इस कहानी के छपने के समय से 2-3 सालों तक, या थोड़ा सा और मान लें कि 4 साल मान लें, हम लोग लेखकों से पत्रिकाओं के माध्यम से बात करते थे। जैसे मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो पत्रिकाओं में लोग लिखते थे, अगले महीने वो पत्रिका आती थी, फिर हम उसमें जवाब लिखते थे। इस तरह से एक डायलॉग बना हुआ था। जो समाज के लोग हैं उसमें पत्र भी आते थे कुछ पत्रिकाओं में, जिससे साहित्यकार का उत्साह बढ़ता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि फेसबुक के आने के बाद साहित्य में एक बड़ा बदलाव दिखा। फेसबुक ने साहित्य का बेस ब्रॉडर कर दिया, वो बहुत बड़ा हो गया। उसमें ज्यादातर साहित्यकार अब उसमें आ गए, दिखने लगे। लेकिन इससे एक नुकसान ये हुआ कि साहित्यकार जब लिखता है और पत्रिकाओं में भेजता है, वहां उसके लेखन की स्क्रूटिनी होती है, जांच होती है, संपादक उसे देखता है, उसके बाद उसे वो प्रकाशित करता है। फेसबुक में ऐसा नहीं है। फेसबुक में आप जो लिखते हैं वो वहां रख देते हैं और उस पे आपके जानने वाले, आपके दोस्त वो वाहवाही भी कर देते हैं और आप खुश हो जाते हैं और साहित्य वहीं तक रह जाता है। ये एक बदलाव आया। इसने क्या किया कि साहित्य का जो सीरियसनेस था, जो समाज के प्रति जो कमिटमेंट था,
उसको कम होते देखा हम लोगों ने साहित्य में। लेखक उतना कमिटेड नहीं रहा जैसा पहले होता था। ये बड़ा बदलाव साहित्य में आया, जिसके कारण उसका प्रभाव कहानियों पर, कविताओं पर, उपन्यास पर, लेखों पर बहुत विशाल रूप से पड़ा। आपने बताया 2005 में आपने लिखना शुरू करा, आपकी पहली कहानी छपी। आपने लिखना क्यों शुरू करा? और मतलब ये तो समय तो हमें समझ में आया कि 2005 के आसपास आपने लेखन शुरू करा, पर लिखना शुरू करते ही तो आपकी कहानी छप नहीं गई होगी। आपने किस तरह लिखना शुरू करा? उस बात की क्या कहानी है? एक साहित्यकार की अपनी क्या कहानी है? आ देखिए, लिखना शुरू करना ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप प्लान करके लिखना शुरू करते हैं। ये कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं है कि आप आज से शुरू करते हैं। मन में तो रहता ही है लेखन। तो मैं अखबारों में कुछ कुछ लिखता था, 1-2 आर्टिकल्स, ज्यादा तो नहीं छपे थे, 2-4 आर्टिकल्स छपा था। और पत्रकार बनने का बड़ा मन था मेरा कि मैं पत्रकार बनूं। तो एक बार जेएनयू में मैं यूं ही घूम रहा था, तो एक वहां हुआ करते थे विद्रोही जी, बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे। वो उस समय गर्मी में भी कंबल ओढ़ के और कुछ कुछ जोर जोर से बोला करते थे। विद्रोही जी को लोग पागल समझते थे, और लेकिन जब भी उनसे बात होती थी तो मुझे वो पागलपन दिखता नहीं था उनमें। वो बहुत गंभीरता से और बहुत बौद्धिक बातें किया करते थे। तो एक दिन विद्रोही जी ने मुझे कहा कि साथी, इतना आप अखबार में लिखते रहते हैं, कभी मेरे ऊपर कुछ लिखिए ना। तो मैंने सोचा कि विद्रोही जी पर एक आर्टिकल लिखता हूं, और विद्रोही जी पर मैंने एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। तो मैं कंप्यूटर पर लिख रहा था। ये कौन से सन की बात है? ये है 2004 की बात। 2004 में आप पत्रकारिता कर रहे थे? नहीं, पत्रकारिता कर नहीं रहा था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पत्रकार बनूं। अच्छा। तो मीडिया में भी बहुत सारे लोग मेरे दोस्त थे उस समय, बहुत अभी भी हैं, लेकिन उस समय फिर पत्रकारिता का भूत था, लगा था कि मैं पत्रकार बन जाऊंगा। उस समय विजुअल मीडिया का उतना जोर नहीं था, आ चुका था, चल रहा था, लेकिन उतना जोर नहीं था। तो विद्रोही जी की मैं बात बता रहा था कि विद्रोही जी ने पे मैं कुछ लिख रहा था कंप्यूटर। तो मेरे बहनोई हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर के रांची यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी कहानी लिख सकते हैं क्या? वो पीछे से देख रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, कहानी तो नहीं लिख रहा हूं, मैं विद्रोही जी पर एक आर्टिकल लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये तो कहानी की तरह है बिल्कुल। फिर मेरे मन में अचानक हुआ कि क्यों ना इसको कहानी का फॉर्म दिया जाए। तो फिर मैंने उसको एक कहानी में डेवलप किया, और वो कहानी बनी, मेरी पहली कहानी थी। उसको किसी ने सजेस्ट किया कि आप वागर्थ में भेजिए। उन दिनों वागर्थ बहुत चर्चित पत्रिका हुआ करती थी, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका है, कोलकाता से छपती, वो अभी भी छपती है। तो मैंने वो कहानी वहां भेज दी, वागर्थ में। वहां रविंद्र कालिया उसके एडिटर थे। तो रविंद्र कालिया ने 3-4 दिन के बाद ही फोन किया, कहा कि तुम्हारी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी है और हम लोग इसको छाप रहे हैं। तो मैंने कहा कि कब तक छापेंगे? नया नया था, उत्साह ज्यादा था। तो उन्होंने कहा कि अरे, मैंने कहा कि छाप रहे हैं, अभी इसको छापेंगे हम लोग। तो ये नवंबर की बात है। मेरे ख्याल है अक्टूबर लास्ट की या नवंबर की बात है। तो हाँ, अक्टूबर लास्ट की बात है, लास्ट वीक की बात। उसके बाद मैं एक दिन बैठा था इंडिया टुडे में, मेरे एक दोस्त हैं अशोक जी, उस समय साहित्य का पेज देखते थे। तो वहां एक और लेखक आए, अजय नवरिया नाम है उनका। तो अजय नवरिया ने हमें कहा कि अरे, आपकी चर्चा चल रही थी आईआईसी में, राजेंद्र यादव
ने और राजेंद्र यादव और रविंद्र कालिया दोनों बैठ के बात कर रहे थे। राजेंद्र यादव ने पूछा कालिया जी से कि क्या हुआ, तुम्हारी पत्रिका आई नहीं अभी? तो उन्होंने कहा कि एक नए लड़के की कहानी आ गई है, उसी के कारण पत्रिका रोक रखी है, थोड़ा लेट हो रहा है। और वो मेरी ही कहानी थी। करियर गर्लफ्रेंड छपी कहानी वागत में खूब चर्चित हुई और मैं पहली कहानी से कहानीकार बन गया। फिर उसके बाद इस तरह यात्रा शुरू हुई और अब तक चली रही। 2005 से लेकर आज 2025 तक 20 साल आपको लेखन करते हुए हो गए हैं, जिसमें कई अनेकों कहानियां आपने लिखी, कई पत्रिकाओं में आपके लेख छपे, कई किताबें भी आपने लिखी। इनमें से सबसे ज्यादा आपकी मनपसंदीदा किताब या फिर जो आप आज की युवा पीढ़ी को रेकमेंड करेंगे या फिर अपनी ओर से बताएं कि उस किताब को पढ़ने से आपको कुछ एक नया निर्देश मिलेगा? ये तो अपनी कहानियों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल होगी। अपनी कहानियों के बारे में इस तरह कहना तो उचित नहीं है कि मैं कहूं कि आप लोग ये सब पढ़िए, लेकिन मैं अपनी कहानियों किताबों के बारे में बता देता हूं। मेरी जो पहला संग्रह 2009 में छपा भारतीय ज्ञानपीठ से, तो भारतीय ज्ञानपीठ से छपना उन दिनों बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती थी, क्योंकि बड़ी संस्था थी। तो उसका नाम था कैरियर गर्लफ्रेंड और विद्रोह। मैंने अपनी पहली कहानी के शीर्षक से उसका शीर्षक रखा। उसके बाद मैं लिखता बहुत कम हूं। एक कहानी लिखने में मुझे बहुत समय लगता है, 6 महीने 8 महीने लग जाता। कई बार काटता हूं, कई बार लिखता हूं उसको, और उसमें मुझे संतोष छपने के बाद भी नहीं होता। आज भी मैं अपनी पुरानी कहानियां देखता हूं तो मुझे लगता है कि बच्चों टाइप लिख दिया था, ये इसको थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। लेकिन सोच के कहानियां नहीं लिखी जाती। अभी अपनी किताबों की बात की, पहले वो बता दूं फिर बताता हूं। 2 संग्रह मेरे, एक ठेले पे ग्लोब, वो भी भारतीय ज्ञानपीठ से ही छपा है, और एक संग्रह भी प्रेस में है। एक मीराबाई पर मेरी किताब जो बहुत चर्चित है, वो आज के समय में मीराबाई आज के समय में ऐसा शीर्षक है। प्रकाशन विभाग से वो किताब छपी और वो एक चर्चित किताब है, बहुत एकेडमिक वैल्यू की किताब है, लोग उसको पसंद करते हैं। और यूनिवर्सिटी में बल्कि एक प्रोग्राम हो रहा था, तो जिसमें एक कवि हैं जितेंद्र श्रीवास्तव, बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं भी माने क्या जाते हैं, और वो प्रोफेसर भी हैं, वहाँ इग्नू में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी पीएचडी करना चाहे मीरा पर तो ये एक किताब ही काफी है। तो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया था। फिर मेरी एक किताब है मार्कंडे पर, एक मोनोग्राफ लिखा मैंने, साहित्य अकादमी से वो प्रकाशित हुआ। फिर एक संपादित किताब मैंने की मार्कंडे की कहानियों का, वो नेशनल बुक ट्रस्ट से वो किताब छपी थी। तो इस तरह से कई, एक वाणी से भी किताब छपी है मेरी, वाणी प्रकाशन से। इस तरह से किताबें हैं। मैंने इग्नू के लिए एमए का एक कोर्स है फिल्म एडेप्टेशन का, उसके लिए एक पाठ लिखा है, वो भी वहां पढ़ाया जाता है। और लेख वगैरह तो लिखता ही रहता हूं। मेरा कहना यह है, आपने जो सवाल किया है कि कौन सी किताब रिकमेंड करनी चाहिए, मैं अपनी किताब रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज की पीढ़ी को साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य से दूर हो गई है पीढ़ी। यह पीढ़ी व्हाट्सएप देख के ज्ञान हासिल कर रही है। यह पीढ़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूं व्हाट्सएप और इंटरनेट से आप ज्ञान हासिल, इंटरनेट से आप कर सकते हैं। आज चैट जीपीटी और जेमिनाई और ये सब बहुत पॉपुलर है, इससे आप हेल्प लेना चाहिए। लेकिन आज की नई पीढ़ी को एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ने से एक मुकम्मल तस्वीर बनती है आपके दिमाग में। हम कैप्सूल में कोई ज्ञान नहीं ले सकते हैं, तो व्हाट्सएप से आप ज्ञान लेते हैं, इसमें युवा पीढ़ी है, उसका कोई दोष नहीं। ये दोष सरकार का है, ये दोष व्यवस्था का है। किताब आप पढ़ते नहीं क्योंकि वो संस्कृति विकसित नहीं की है गई है।
या वो संस्कृति मरती जा रही है। तो हम और आप क्या करते हैं, जो नए बच्चे हैं वो व्हाट्सएप से वो ज्ञान ले रहे हैं, और व्हाट्सएप पे जो लोग लिख रहे हैं वो फिर एक विचार बनाने के लिए वो एक पूरी टीम लगी हुई है, एक वैचारिक एक विभेद एक बनाने के लिए वो जो व्हाट्सएप के मैसेजेस तैयार किए जा रहे हैं, वो तैयार करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है, और आम युवा पीढ़ी उसको पढ़ के वो ज्ञान ले रही है। तो मैं ये बार बार कहूंगा कि किताब पढ़नी चाहिए, और साहित्य में तो कहते हैं कि जो साहित्य नहीं जानता वो पशु के बराबर है, तो साहित्य तो पढ़ना ही चाहिए। आप आदत बनानी चाहिए कि कम से कम 1 महीने में एक किताब पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते हैं 2 महीने में पढ़ लेंगे, लेकिन एक कोई किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आप अपनी पसंद की किताब कुछ भी उठा लीजिए, साहित्य को उठाइए, बल्कि मैं कहता हूं प्रेमचंद से शुरू कीजिए। जब प्रेमचंद की कहानियां आप पढ़ेंगे और एक बार पढ़ लिया आपने, तो फिर मुझे लगता है कि आप में एक साहित्यिक टेस्ट डेवलप करेगा। जरूर पढ़नी चाहिए। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर अनुज कुमार जी का सिर्फ एक तरफा पहलू है। इसके अलावा वह संसद भवन में जॉइंट डायरेक्टर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर कार्यरत हैं। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि क्या वैचारिक बदलाव, क्या व्यवहारिक बदलाव आपके अंदर आया जब आपने, जाहिर सी बात है, इस पद तक पहुंचने के लिए या इस पद पर होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, और क्या वैचारिक और व्यवहारिक बदलाव आता है साहित्य से जुड़े होने के बाद एक स्टूडेंट की लाइफ में? ये मेरी नौकरी है जहां से मेरी रोजी रोटी चलती। अगर हमारे यहाँ भी हिंदी साहित्य में भी ऐसा माहौल होता जैसा अंग्रेजी में है विश्व भर में या दूसरे देशों में है, कि लोग अगर लेखक हैं तो सिर्फ लेखक हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, साहित्य से ही इतना मिल जाता है। अगर यहाँ भी ऐसी स्थिति होती तो मैं शायद ये नौकरी छोड़ चुका होता, नहीं करता, बस ये नौकरी भर है। लेकिन वहां भी मैंने पूरी तन्मयता से काम किया है। अभी वहाँ एक एसोसिएशन है, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो इलेक्शन होता है बजाते, और इलेक्शन जीत के मैं वहां बना हूँ। तो नौकरी से साहित्य का कोई बहुत संबंध नहीं है। मैंने अपना समय निकाल के उसी में से, नौकरी से समय चुरा के, अपने परिवार से समय चुरा के साहित्य लिखता हूँ या साहित्य करता हूँ, उसमें पढ़ता हूँ। जो भी साहित्यिक गतिविधियां हैं, कुछ कार्यक्रम भी आयोजित करता हूँ, मैंने पत्रिका भी निकाली है। तो ये सब काम मैं नौकरी से अलग करता हूँ। आपने कहा कि साहित्य पढ़ने से क्या फर्क आता है। देखिए, सबसे पहले भी मैंने बताया आपको कि जो साहित्य नहीं पढ़ता है उसे पशु कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक भी है इसके। तो साहित्य आपको जीवन जीने के तरीके सिखलाता है। साहित्य पढ़ने से आप, साहित्य क्या होता है कि भावनाओं का खेल है, वो भावनाओं का व्यापार है, और भावनाओं के बगैर आदमी, इंसान नहीं है। आप बस समझ लीजिए कि एआई बन के रह जाएंगे, जबकि एआई में भी अभी ये कोशिश की जा रही है कि वो भावनाओं को किसी तरह से इसमें ऐसा किया जाए कि वो भी फीलिंग्स के लेवल पे समझे। एक तो आपकी फीलिंग्स अच्छी होती है, दूसरा आप साहित्य पढ़ने से समाज को समझते हैं। एक साहित्यकार क्या करता है, वो करता है ये कि समाज को अपने चश्मे से आपको समाज दिखाता है। आपको वो बस किसी ऊंची जगह पे बैठ के वो रिपोर्ट कर रहा है, और समाज इस तरह से दिखाता है कि जो समाज आप ऐसे नहीं देख पाते हैं, वो वहां बैठ के दिखाता है आपको, और फिर आपको ट्रेन करता है। और ट्रेन कैसे करता है, तो भावनाओं के लेवल, भावनाओं के स्तर पे जाके आपको ट्रेन करता है, ताकि आप में वो फीलिंग्स पैदा हो। जिस विषय को लेके वो बात कर रहा है, उस विषय से आप तादाद में बिठा पाए। वो आप याद कीजिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कहानी,
नमक का दरोगा, हाँ तो उसमें वो क्या करते हैं प्रेमचंद, वो दोनों स्थितियों को रखते हैं। उसके पिता कहते हैं कि रिश्वत लेना चाहिए, उसको सिखलाते भी हैं वो, लेकिन बाद में ये लगता है कहानी पढ़ के पाठक ये फील करता है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब ये फीलिंग्स पैदा करते हैं, तो जैसे वो बहुत उसकी रात में, वो जब प्रेमचंद को ही अगर कोट करें तो पूस की रात कहानी में आप पढ़ेंगे तो आप खुद वो फीलिंग्स आपके मन में आएगी कि कैसे कर्ज से दबा हुआ इंसान और वो जो महाजन है वो कैसे दबाव देता है, तो वो अपने लिए कंबल खरीदने का पैसा संभाल के रखा है, वो गाली ना सुनना पड़े इसलिए उसको दे देता है। तो वहां आप एक फीलिंग्स मन में पैदा होती है। तो इस तरह से आप साहित्य पढ़ के समाज को समझते हैं, समाज के प्रति आपके व्यवहार में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर आदमी को जरूर पढ़ना चाहिए, गंभीर साहित्य पढ़ना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे अनुज कुमार जी ये है, जिस तरह की आज की मतलब आप साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, तो मैं अमूमन समझता हूँ कि आपकी राजनीतिक सूझबूझ बहुत कुशल रही है, क्योंकि साहित्य जगत से जो इंसान, एक मेरे ख्याल से शायद जितना मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है मुझसे, पर जितना एक इंसान ज़्यादा व्यक्तित्व मजबूत होता है, जितना और मजबूती सिर्फ पढ़ाई लिखाई और इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि आती है, और जितना ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा होता है, जितना ज़्यादा उसको लिटरेचर की नॉलेज होती है या फिर अन्य चीज़ों की इस दुनिया के अंदर समझ होती है, उतनी अच्छी उसकी राजनीतिक सूझबूझ होती है। तो आज जिस तरह की लड़ाई लोगों के बीच में है, जो कि अज्ञानी होने के बावजूद भी विचारधाराओं की लड़ाई लोग लड़ते हैं, थोड़ा टॉपिक से हटकर आपसे सवाल है, बट उस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, विचारधारा के बिना तो समाज चल ही नहीं सकता। विचारधारा तो होती ही है, हर आदमी का विचार होता है। जो विचारधारा नहीं मानता है, जैसे मैं, हालांकि अपनी कहानी कोट नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको अपनी पहली कहानी का ही एक पंक्ति अचानक मुझे याद आ गई कि जेएनयू की स्थिति थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, वो कहानी बैकग्राउंड उसी का है। तो हमने अपनी कहानी में दिखाया है, हमने लिखा भी है कि किसी विचारधारा से नहीं जुड़ना भी एक विचारधारा है। और यही हुआ वहां भी। फ्री थिंकर से कहते थे कि हम लोग कोई विचारधारा नहीं मानते हैं, लेकिन यही विचार एक विचारधारा बन गई और बाद में यूनियन पे उनका कब्जा भी रहा, वो लोग जीत भी गए वहां, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट जेएनयू। तो विचारधारा तो हर आदमी की होनी ही चाहिए, लेकिन विचारधारा आंखों पे पट्टी बांध के नहीं होनी चाहिए। विचारधारा आप मानते हैं तो उन विचारधारा को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, चाहे कोई भी हो, आप राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, आपको अपनी विचारधारा को समझना चाहिए। अगर आप आरएसएस के समर्थक हैं, राइट विंग के समर्थक हैं, तो आपको गोलवलकर जी को पढ़ना चाहिए, आपको तमाम उन लोगों को पढ़ना चाहिए जिन लोगों ने इस विचारधारा को स्टैब्लिश किया। बंच ऑफ थॉट एक किताब है उनकी, गोलवलकर की, आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने से आपको कम से कम ये पता चलता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट विंग के लोग हैं तो आपको, चलिए मार्क्स को नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत टेक्निकल है, लेकिन मार्क्स की टिप्पणियां जो हैं, आपको लेनिन को पढ़ना चाहिए। अगर मार्क्स, कम से कम मैनिफेस्टो तो पढ़ना ही चाहिए। मैनिफेस्टो तक नहीं पढ़े लोग तो फिर मार्क्सवाद पे क्या बात करेंगे। चलिए आप लेफ्ट राइट नहीं है, आप सेंटर में हैं, तो आपको गांधी को पढ़ना चाहिए। गांधी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसको पढ़ना चाहिए। तो बिना पढ़े तो कुछ भी आप तय नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपको जैसे हाँक दिया जाएगा, वैसे जैसे भेड़ को हाँक देते हैं और भेड़ सब एक जगह चलने लगती, तो आप भी इंसान वही करने लगेगा। जिस तरह अभी आपने कहा कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पशु बराबर है, बिल्कुल।
पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही आपको निर्णय करना चाहिए। विचारधारा, सारी विचारधाराओं में अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें घुस गई। वो जब बनी थी तो नहीं थी, वो एक मकसद के लिए विचारधाराएं बनी थी, लेकिन बाद में उसमें जो राजनीतिकरण जब होने लगता है तो सत्ता से जैसे ही विचारधारा जुड़ती है कि सत्ता पाने की लालसा है, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। निजी सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे मुझे खुद को, मेरी हाली उम्र 21 साल है, तो मैंने बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ा नहीं है, पर सुनने का शौक रखता हूँ। तो कवियों को सुनता हूँ, शायरों को सुनता हूँ। तो मुझे इस चीज में समझ में नहीं आता कि जिस तरह साहित्यकार, कवि, लेखक, इनके बीच का फर्क क्या है, शायर, इन सभी के बीच का फर्क क्या है। भाषा एक फर्क है, उतना समझ आता है, बाकी इन चीजों के बीच का मूल फर्क क्या है, और क्यों जो साहित्यकार हैं उनको समझना कुछ थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि रिटोरिक समझना आसान होता है। देखिए, फर्क कुछ भी नहीं, वो मीडियम का फर्क है। हम कुछ कहना चाहते हैं, हम कहानी के माध्यम से कह देंगे, कुछ लोग लेख लिख के कह देंगे, कुछ वही बात कविताओं के माध्यम से कह देंगे, कुछ को फिल्म बनाने आती तो फिल्म के माध्यम से कह देंगे। आप अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपका भी एक मकसद है, तो आप एक पॉडकास्ट के बहाने कर रहे हैं। फर्क कोई नहीं। और भाषा का फर्क जो आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपके सामने कविता और गजल और शेर व शायरी सामने है, इसलिए आप ये समझ रहे हैं कि उर्दू में चूंकि शायरी लिखी जाती है और हिंदी में, तो भाषा का फर्क है। भाषा का फर्क नहीं, हिंदी और उर्दू दोनों अलग भाषा नहीं, दोनों एक ही भाषा है। हिंदी उर्दू दोनों बहनें कहते हैं हम लोग। आप हिंदी में बोलिए कि मैं बाजार जा रहा हूं, उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में भी आप कहेंगे मैं बाजार जा रहा हूं। कि मैं पानी पी रहा हूं, उर्दू में भी कहेंगे आप मैं पानी पी रहा हूं। फर्क लिपि का है। समझ गए। आप पर्शियन लिपि में उसको लिख देते हैं, फारसी लिपि में, तो आप कहते हैं कि साहब ये वो स्क्रिप्ट का अंतर है। हम देवनागरी में लिख देते हैं, वो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिख देते हैं। फर्क इतना ही, वो भी जबरदस्ती का बनाया हुआ फर्क लोग क्रिएट करते हैं। उर्दू का मतलब होता है छावनी। तो क्या होता था कि मुगल सैनिक जहां रहते थे, वो लोग जो भाषा बोलते थे वो पर्शियन से प्रभावित भाषा होती है। तो दिल्ली के लोग कहते थे कि ये छावनी की भाषा है, तो ये उर्दू वहीं से आई है, तो उर्दू अलग भाषा नहीं। आप ये कह रहे थे कि वो मुझे समझ नहीं आती हिंदी, वो इसलिए कि आजकल कैप्सूल का जमाना है, शॉर्टकट लोग चाहते हैं। एक बात अगर मन थोड़ा सा बिठा के आप पढ़ने लगेंगे तो आपको भाषा अच्छी लगने लगेगी चीजें। जैसे आप शायरी सुनते हैं, ऑडिबल होता है, इसलिए ऑडिबल चीजें, अब तो और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऑडियो भी होने लगा है, सारी कहानियों के ऑडियो लोग बना के। छोटी सी बात मैं आपकी बात काट के कहना चाहूंगा, क्योंकि आप तो अपने आप में एक किताब हैं। आपकी अंदर जितनी मेमोरीज, जितने लेसन्स आप में खुद में समाये, आप समेटे बैठे हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए एक आप कोई ऐसी कविता या शायरी, कुछ ऐसा कोट करें किसी भी शायर का जो आपको सबसे खूबसूरत लगती है। मुझे शेर शायरी लेके एक बशीर बद्र हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो बशीर बद्र को पढ़ना चाहिए। बशीर बद्र जो जैसे रहीम थे उसी तरह की कविताएं लिखते हैं, जो चीजों को सिखलाए। जो रहीम क्या करते थे कि रहीम कबीर की तरह नहीं थे जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे। रहीम, चूंकि रहीम खाना अकबर के दरबार में थे, सेनापति थे उनके, तो उन्होंने अपना लिख बदल लिया। सत्ता के खिलाफ नहीं लिखते थे, लेकिन आपको सीख देते थे, नैतिक सीख। वही बशीर बद्र करते हैं उर्दू में। और हिंदी में अगर आप देखें तो दुष्यंत कुमार को पढ़ना चाहिए आपको। दुष्यंत कुमार की कविताएं, जो शेर हैं, वो हिंदी में शायरी लिखते हैं। वो
बहुत ही अच्छा है, आप उनको पढ़ना चाहिए। कोई एक आपका सबसे पसंदीदा कोई एक कविता या शेर इन्हीं में से? जैसे बशीर बद्र का वो शेर की, कोई हाथ भी न मिला, कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर गले लगोगे तपाक से, ये अजीब मिजाज का शहर है, थोड़ा फासले से मिला करो। इस तरह के शेर लिखते थे, बहुत अच्छे शायर हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं बशीर बद्र। अब तो अभी हैं वो, और आजकल तो न सुन पाते हैं न बोल पाते हैं, बीमार हैं। तो भगवान उनकी उम्र बढ़ाए और उन्हें फिर से लिखने की शक्ति प्रदान करे। दुष्यंत कुमार का एक वो शेर है कि जो आज के समाज पे बड़ा सही बैठता है। कहते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। तो ये सब शेर पढ़ना चाहिए लोग बहुत। और कविताओं में दिनकर को पढ़ना चाहिए लोगों को, राम जरूर। हाँ, दिनकर दिनकर बहुत अच्छी चीजें कहते हैं और उनको पढ़ना चाहिए। निराला को पढ़ना चाहिए। रामधारी दिनकर की एक कविता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दिनकर में बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी। दिनकर जहाँ ओज के कवि हैं, वहीं प्रेम के भी कवि हैं, वहीं सौंदर्य के भी कवि हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, एक तो नहीं। और पूरा का पूरा उन्होंने महाभारत को कैरेक्टर बना के महाभारत की बहुत सारी चीजें लिखी। डॉक्टर साहब, इतना समय आपको साहित्य से जुड़े हुए हो चुका है, जेएनयू से आप जुड़े रहे, दिल्ली में आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी और आपकी कार्यशैली संसद से भी जुड़ी है। तो आज की राजनीतिक स्थिति को लेकर आपके क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आज की राजनीतिक स्थिति पर? पहला सवाल। इसी में दूसरा छोटा सा एक सवाल ये कि अब की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहें? बहुत अच्छा सवाल है आपने किया है। इसमें तो जो काम मैं चाहता था कि लोग करें वो आप खुद कर रहे हैं। आपने युवा संसद बना के और युवाओं को संसद की प्रक्रिया से जोड़ा है। पिछली बार आपने मुझे भी बुलाया था वहां। मैं चाहता हूं कि देश का हर युवा पॉलिटिकल सिस्टम को समझे और केवल भावनाओं पे बहे नहीं। केवल किसी ने कोई आह्वान कर दिया और उसके पीछे आंख बंद करके चल पड़े, ये आजादी की लड़ाई नहीं है। आप देश आजाद करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि आप गांधी जी ने कह दिया और सब लोग पीछे चल पड़े। आप अपनी सत्ता बना रहे हैं। आप एक सरकार ऐसी बना रहे हैं जो आपका पूरा भविष्य तय करे। अगर सत्ता का जो निर्णय होता है वही माना जाता है और आपकी पूरी आगे की पीढ़ी भी उससे प्रभावित होती। जैसे नई शिक्षा नीति आई, तो नई शिक्षा नीति में जो चीजें रखी गई उससे आप ही केवल प्रभावित नहीं है, उसकी पूरी पीढ़ी प्रभावित है। तो सरकार चुनने के समय यह बहुत सावधानी से युवाओं को ये तय करना चाहिए, ये नहीं कि ये अमुक आदमी है, ये अमुक आदमी है, हम उसके समर्थक हैं और हम उसको वोट कर देंगे। सिर्फ विचारधाराओं पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विचारधाराएं, मान लीजिए कि मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद का मकसद उस समय जो था, उस समय इंडस्ट्रियल सोसाइटी से लड़ रहा था। मार्क्स बेसिकली इंडस्ट्रियल कंट्री के लिए चीज बनाई थी उन्होंने। इंडस्ट्री थे, मजदूर और मालिक, इसके बीच के संघर्ष, वर्ग संघर्ष की कहानी है मार्क्सवाद की कहानी। मार्क्स कोई व्यक्ति थे? जैसे मुझे मार्क्सवाद की बिल्कुल जानकारी नहीं, और मैं जानता हूं कि काफी और दर्शक इस तरह के होंगे जिनको नहीं। मार्क्स कोई व्यक्ति थे, एक विचारधारा है, या विचारधारा तो है बट कौन थे? ये विचारधारा आई कहां से? कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले एक व्यक्ति थे। वो जर्मनी के मूल जर्मन थे, लेकिन इंग्लैंड में रहते थे। एक व्यक्ति थे और इंग्लैंड उन दिनों हब था
और उद्योग का, इंडस्ट्रियल, उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, उसी समय का पीरियड है। जब मार्क्स हुए, मार्क्स ने वहां मजदूरों की स्थिति जो देखी, उस पे उन्होंने विचार किया और उसके आधार पर उन्होंने एक थियरी बनाई। वो थियरी धीरे धीरे इतनी पॉपुलर हुई, लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में लेनिन ने उसको आधार बना के रूस में क्रांति हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्क्स ने अपनी थियरी बनाई थी औद्योगिक सेटअप को देख के, जो कैपिटलिस्ट सेटअप था, और वहां उद्योगों को सामने रख के उन्होंने बनाया था। मजदूर और मिल का सवाल था। लेकिन ये पहली क्रांति मार्क्स के आधार पर कहां हुई? तो रूस ने, जो कि एग्रेरियन सोसाइटी थी, जो कि कृषि पर आधारित सोसाइटी थी। लेकिन लोगों को पसंद आई, आधी दुनिया बदल गई। बाद में धीरे धीरे रूस का टूटा और मार्क्सवाद का पतन हुआ। तो मेरा कहना यह था कि कोई भी विचारधारा, आप विचारधारा को समझें, पढ़ें, नहीं जानते हैं तो किसी से पूछें, व्हाट्सएप से नहीं पूछें, और उसको समझ के तब उसका समर्थन करें। और सरकार उसी की बनाए जो आपके लिए काम करे। ये ध्यान दे के बनाए कि इससे आप प्रभावित होंगे। सिर्फ आप वोट दे के चले आते हैं कि चलिए हमने वोट दे दिया, नहीं, ये आपका पूरा जीवन निर्धारित करता है। आज डॉक्टर अनुज कुमार जी से इतनी देर की गहन चर्चा के बाद यह समझ में आया कि साहित्य की जीवन में क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेष प्रभाव साहित्य आपके जीवन में डाल सकता है। और वाकई की बात है दोस्तों कि सरकार चुनने में सिर्फ बटन दबा के आने से या किसी की पर्सनालिटी पसंद आने से सरकार नहीं चुनी जा सकती। सरकार चुनते वक्त, इनकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार चुनते वक्त आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि उस सरकार के द्वारा करे जाने वाले काम आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए इतना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। आपके प्रति भी आभार, क्योंकि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और आपने अपने बुला के मेरा इंटरव्यू किया। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।